दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसके संबंध में आज ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये अंतिम वीडियो है। आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में अकाउंट के संबंध में कुछ ही केवल या कह लीजिए केवल 2-3 शब्दों पर हम लोग यहाँ पर इन डेप्थ में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। क्या होता है ये महत्वपूर्ण शब्द है, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आज का क्लास का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप ये समझ लें, आप ये सीख लें कि ये जो शब्द मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, इसी पर अकाउंट का लगभग पूरा पार्ट समझ लीजिए टिका हुआ है। तो कौन कौन से शब्द है आज हम लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट या इनकम। ध्यान रखिएगा, अगर जब भी मैं यहां पर रेवेन्यू की बात करूंगा या इनकम की मैं बात करूं तो आप रेवेन्यू ही समझिएगा कि एक व्यापारी जो भी पैसा वह कमा रहा है, जिस माध्यम से वह कमा रहा है, जरूरी नहीं कि वह लाभ के रूप में ही कमा रहा है तभी हमारा वह रेवेन्यू या हमारा इनकम कहलाएगा। किसी प्रकार से कोई भी इनकम उसको अगर मिल रहा है तो हमारा रेवेन्यू। जब भी हम आज इनकम की बात करेंगे तो आप समझ लीजिएगा रेवेन्यू इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरली एक व्यापारी दो तरीके से, ध्यान रखिएगा, दो तरीके से वह रेवेन्यू इनकम कर सकता है। एक तो हमारा है गुड्स के रूप में और दूसरा हमारा सर्विसेज के रूप में। ध्यान रखिएगा, एक व्यापारी अगर वस्तु के रूप में अपना बिजनेस डील करता है तो उस वस्तु को अगर वह बेचता है, किसी प्रकार से सेल करता है, चाहे वह नकदी बेचता है, चाहे उधार मीन्स कैश के रूप में बेचता है, चाहे वह क्रेडिट के रूप में बेचता है, तो जो भी उसको इनकम प्राप्त होगा वह हमारा रेवेन्यू इनकम कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, अकाउंट जो आपका है वो कहता है एक्रूअल बेस पे होता है, उसको समझ लीजिए, इसको ड्यू बेसिस पे समझ लीजिएगा, पर आधारित होता है। कि कहता है अगर आपने गुड्स को बेच दिया है चाहे कैश पर चाहे क्रेडिट पर, तो वह हमारा रेवेन्यू इनकम मान लिया जाएगा, चाहे पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला हो, चाहे वो रिसीव्ड हुआ हो चाहे रिसीवेबल हो। अकाउंट कहता है अगर आपने गुड्स को सेल कर दिया है, चाहे वो नकदी पे हो चाहे उधार हो, तो वह आपका रेवेन्यू इनकम मान लिया जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर पैसा भविष्य में जो हमने उधार माल बेचा है उस ग्राहक से पैसा न मिल पाए, तब बात की बात है, तब देखा जाएगा। लेकिन आज की डेट में काउंट करा है कि जो भी आपने गुड्स सेल किया है, जो माल आपने बेच दिया है, उसे हम लोग रेवेन्यू इनकम के रूप में लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, जब अगर भविष्य में ऐसी कोई बात होती है कि वह आपका जो उधार आपने सेल किया था वो पैसा नहीं मिल जाएगा, तब उस समय हम उसको बिकम बैड डेब्ट्स कर देंगे। वो हमारा पैसा क्या हो जाएगा, डूबत ऋण के रूप में हो जाएगा, वो पैसा हमारा बैड डेब्ट्स हो जाएगा। भाई बैड डेब्ट्स का भी अकाउंट में प्रावधान किया गया है, अगर बैड डेब्ट्स होता है तो हम लोग इनकम वाले से बैड डेब्ट्स को घटा देते हैं। तब की बात है। लेकिन आज की डेट में अगर आपने माल सेल किया है, चाहे नकदी हो चाहे उधार हो, तो वह आपका रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो गुड्स के रूप में अगर आप किसी प्रकार को कोई इनकम जनरेट करते हैं तो आपका रेवेन्यू इनकम माना जाएगा। ध्यान रखिए, गुड्स के अलावा एक सर्विस के रूप में अगर आपके कोई इनकम प्राप्त हो रहा है, सर्विस रेंडेड हो जाता है, करें अगर किसी प्रकार का कोई सर्विस रेंड कर दिया गया है और उससे कोई पैसा मिल गया हो या चाहे मिलने वाला हो, तो ऐसे दिशा में ये भी हमारा मान लिया जाएगा रेवेन्यू इनकम के रूप में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर सर्विस हमने रेंड कर दिया है, पैसा मिल गया है, तो भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, या पैसा अभी रिसीवेबल है, पैसा अभी नहीं मिला है, तो भी मान लिया जाएगा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्योंकि अकाउंट कहता है ये हमारा एक्रूअल बेस पर आधारित है या ड्यू बेस पर आधारित है। ड्यू हो गया है बट नॉट रिसीव्ड डज नॉट मैटर। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पैसा ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक वो रिसीव है, ये मायने नहीं रखेगा। हाँ, ये मानता है कि अगर आपने सर्विस रेंड कर दिया है, चाहे वो मिला हो चाहे न मिला हो, उसको आप अपने रेवेन्यू इनकम के रूप में रिकॉर्ड कर देंगे। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोग रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में आप उसके कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सर्विस के रूप में, एक डॉक्टर हो गया, एक अध्यापक हो गया, एक वकील हो गया, जो भी वह सर्विस के रूप में पैसा दे रहा है, तो जो भी वह इनकम प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट मान लिया जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास कुछ विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, मान लीजिए ये ए
बी और सी, ये 3 स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर मुझे पढ़ा दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, आप जो पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, आप चाहे 11 को 12 को बीकॉम को जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, मेरा फीस है, आप ए का फीस मैंने बता दिया 10,000 रुपया, इनका मैंने बता दिया 12,000, इनका 8,000 रुपया। मैंने पूरा ए बी और सी को मैंने इनका पूरा सिलेबस जो भी था मैंने इनको पूरा कंप्लीट कर दिया, इनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। और ए से मैंने 10,000, बी से 12,000 और सी से 8,000, ओवरऑल तीनों से मैंने पैसा रिसीव कर लिया। तो ओवरऑल मैं बात करूंगा जो मेरा हो जाएगा 10, 12, 22 और 8, 30, ये मेरा हो जाएगा 30,000 रुपया मेरा रिवेन्यू रिसिप्ट के रूप में मैं इसको दिखा दूंगा। ये मेरा रिवेन्यू इनकम हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। सर्विस अगर मैं आपको रेंट कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके बदले में आपसे फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो ये भी तुम्हारा रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे पैसा मिला हो चाहे न मिला हो, वह हमारा मान लिया जाएगा, डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखेगा। हाँ, भविष्य में अगर ऐसी कोई बात होती है, पैसा नहीं मिल पाता है या उस व्यक्ति से पैसा नहीं वसूल पाता है, तो वह पैसा हमारा बिकम बैड टिप्स मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। आगे आपसे कह रहा है कि अगला वर्ड जो आपका है अक्रूड इनकम, ड्यू बट नॉट रिसीव। ध्यान रखिएगा, अक्रूड इनकम के बारे में कह रहा है, ड्यू बट नॉट रिसीव। अब ये क्या होता है, इसको हिंदी उपार्जित आय के नाम से जानते हैं कि अगर कोई ऐसा आ जाता है कि अक्रूड इनकम तो क्या होता है। दूसरा हमारा कह रहा है अनएक्रूड इनकम या एडवांस रिसीव, ये एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। आइए इन दोनों बातों को हम इन डेप्थ में जाते हैं और गहराई से हम लोग समझते हैं कि सर ये एक्रूड इनकम क्या होता है, ये अनएक्रूड इनकम क्या होता है, इसको क्यों असेट्स माना गया, इसको क्यों लायबिलिटीज माना गया है। आइए इस बात को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, मान लीजिए ये आपका ड्यूरेशन है, ये 1 अप्रैल से ये पूरा आपका 31 मार्च, ये 12 महीने का पूरा ड्यूरेशन है। इस बार मेरे पास 4 बच्चे आए पढ़ने के लिए। ये ए है, बी, सी और डी, 4 बच्चे मेरे पास आए पढ़ने के लिए। मैंने फीस बताया कि भाई ये आपका फीस 15,000 रुपया है, इनका फीस 12,000 रुपया है, इनका फीस 20,000 रुपया है और इनका फीस 18,000 रुपया है। डी का फीस 18,000 रुपया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर डी का जो फीस करा है वो 18,000 रुपया। चलिए, मैंने सबको पढ़ा दिया, मैंने ए बी सी और डी सबको मैंने पूरा का पूरा इनका कोर्स कंप्लीट कर दिया, पूरा कोर्स पढ़ा दिया। और मैंने कहा भाई लाओ स्टूडेंट ए बी सी और डी, भाई आप लोग अपना फीस जमा कर दीजिए। तो ए ने भी अपना पूरा पैसा चुकता कर दिया, पेमेंट कर दिया, बी ने पेमेंट कर दिया, सी ने पेमेंट कर दिया। लेकिन जो डी स्टूडेंट है, जो डी बंदा है, ये जो मेरा डी जो विद्यार्थी है, उसने कहा सर पैसे अभी तो नहीं है, सर अभी पैसे तो नहीं है, मैं आपका पैसा बाद में चुकता कर दूंगा, बाद में पेमेंट कर दूंगा, या अगले साल जब मैं आऊंगा तो आपका पेमेंट कर दूंगा, या 1 महीने के या 2 महीने के बाद में आपका पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा चलो से ठीक है, लेकिन आप ईमानदारी से अपना पैसा, ये जो 18,000 रुपया फीस हो रहा है, आप जमा कर दीजिए। मैंने उसके ईमानदारी पे छोड़ दिया। हम कहा चलो ठीक है भाई, पैसा जो आप कह रहे 1 महीने 2 महीने या जब अगली बार आना तो दे देना। तो ध्यान रखिएगा, मैंने ए बी सी और डी चारों को मैंने सर्विस रेंट किया है। तो जो मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अकाउंट कहता है कि आपने सर्विस प्रोवाइड करा दिया है, पैसा मिला है चाहे नहीं मिला, डज नॉट मैटर, अमाउंट रिसीव्ड हुआ हो चाहे रिसीवेबल हो, डज नॉट मैटर। आपको अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड किया जाएगा वह सभी को जोड़ कर करना होगा। तो 15,000 प्लस 12,000 और ये आपका 20,000 और ये हो गया आपका 18,000, सबको जोड़ेंगे, आपका ये हो जा रहा है 65,000 रुपया, टोटल 65,000 रुपया। चलो भाई, मैंने सबको जोड़ दिया, ये ए बी और सी का डी का मिलाकर 65,000। लेकिन वास्तव में अगर मैं बात करूं तो मुझे कैश के रूप में कितना मिला है। अगर मैं कैश के रूप में बात करूं तो मुझे पैसा तो सिर्फ 3 से मिला है ना,
ए से, बी से और सी से, 3 से मिला है, इसका मतलब 15,000 मिला है। अब इधर ये 12,000, 15, 12, 27, 20, 47, वास्तव में मुझे पैसा कितना मिला है? 47,000 रुपया। अब जो डी व्यक्ति है भाई, एक प्रकार से मेरा राइट बन गया कि मुझे डी से इन फ्यूचर में पैसा वसूल करना है या डी से मुझे पैसा प्राप्त करना है, तो मेरा क्या हो गया? राइट्स बन गया, मेरा अधिकार हो गया। और जो भी वस्तु या जो भी जिस चीज का मुझे बेनिफिट इन फ्यूचर में मिलता है, किसी भी चीज का लाभ अगर मुझे भविष्य में मिलता है, वह हमारा एसेट्स कहलाता है। आपको पहले ही समझा चुके हैं, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में प्राप्त होता है, करंट के साथ साथ फ्यूचर में अगर आपको प्राप्त हो रहा है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? वह एसेट्स कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका जो 18,000 रुपये पैसा है, जो डी का जो बकाया है, ये पैसा मुझे वास्तव में मिला नहीं है। हम लोग जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैश के रूप में आप तो दिखाएंगे कि सर 47,000 तो आपको मिला है, लेकिन ये जो 18,000 रुपया है ये ड्यू है। मैंने कमाई तो कर लिया है, मैंने तो भाई ए, बी, सी और डी सबको तो पढ़ा दिया है, मैंने सर्विस रेंट कर दिया है। तो ऐसी दशा में अकाउंटिंग इसको ट्रीटमेंट इसको अलग से आपको 18,000 रुपया दिखाना होगा। किससे? डी से। डी क्या है हमारा? एक प्रकार से उससे मुझे पैसा लेने का मुझे अधिकार मिल गया कि भाई मुझे डी से जब उसने वादा किया है, उस वादे पर मुझे पैसा वह देगा। तो आपको यहाँ पे 47,000 रुपये कैश के रूप में और डी के अब नाम से 18,000 रुपये दिखाएंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसे कई विद्यार्थी आते होंगे, मैं कंपनी के संदर्भ में अगर बात करूं तो ऐसे कंपनी में बहुत से व्यक्ति, ऐसे बहुत से व्यापारी के साथ ऐसा होगा कि पैसा वादा किए तो बहुत से मिलने वाला है। अगर सबका नाम, सबका ऐसे मान डी, सी, बी कुछ भी आ जाए, बहुत व्यक्ति आते हैं, बहुत स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तो अगर मैं सबका नाम अगर लिखते जाऊं ए, बी, सी, डी, तो अकाउंट का जो लेजर या जो कह लीजिए जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा बहुत बड़ा होने लगेगा, एक गंदा लगने लगेगा, एक स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। तो अकाउंट कहता है ना, अकाउंट जो आपका कहता है कि इसको नाम मत लिखो, इसको नाम मत लिखो, बल्कि इसके स्थान पर मैं आपको एक प्यारा सा वर्ड दे रहा हूं जिसका नाम है एक्रूड। अब एक्रूड आपका इसको हम लोग दिखाएंगे, एक्रूड का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव। अब अगर मान लीजिए एक से अधिक होते हैं तो जितने भी हो रहे हैं सबको हम लोग जोड़ते जाइए। अगर 5 व्यक्ति हैं तो पांचों व्यक्ति का इनकम जोड़ दीजिए और बढ़ाकर लिख दीजिएगा एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब होता है आपने कमाई तो कर लिया है लेकिन अभी तक वो पैसा आपको मिला नहीं है, इसलिए उसका पैसा मुझे भविष्य मिलना है, भविष्य में मुझे उससे पैसा लेना है, इसलिए जिसका भी भविष्य से कोई संबंध होता है, भविष्य में उससे मुझे बेनिफिट मिलना है, इसलिए वह हमारा क्या हो जाता है? एसेट्स हो जाता है। इसलिए ये हमारा एक्रूड इनकम जो हमारा क्या है वो एसेट्स होता है। बात आपको समझ में आई? एक्रूड इनकम मैंने कमाई तो कर लिया लेकिन अब मुझे मिला नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक वो मुझे रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन अकाउंट कहता है, अकाउंट एक्रूअल बेस पर या ड्यू बेस पर आधारित है, इसलिए कह रहा है कि जो भी आपने इनकम सर्विस आपने प्रोवाइड करा दिया है, सर्विस रेंडेड कर दिया है, मिला है चाहे मिलने वाला है, मीन्स रिसीव्ड हो गया चाहे रिसीवेबल हो, वह हमारा रेवेन्यू इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन उसे हम लोग जो हमारा यहाँ पे जैसे स्टूडेंट की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो डी स्टूडेंट है जिससे मुझे 18,000 रुपये लेना है, उस इनकम को ध्यान रखिए, मेरा एक्रूड इनकम जो होगा, जो मैं आपको बताया हूं अभी, एक्रूड इनकम ये मेरा मान लिया जाएगा 18,000 रुपये मेरा क्या है? एक्रूड इनकम है। मैंने कमा तो लिया है, ये मैंने डी को मैंने पढ़ा तो दिया है, डी से मुझे भविष्य में पैसा 18,000 रुपये लेना है, इसलिए ये पैसा मेरा क्या हो जाएगा? एक्रूड इनकम। बात आपको समझ में आई? अगला जो यहाँ पे वो कह रहा है अनएक्रूड। अगर आप एक्रूड को समझ गए होंगे तो अनएक्रूड मतलब कमाया है ही नहीं, अभी पहले पैसा मिल गया। यहां देखो कह रहा है एडवांस रिसीव। अगर आपको किसी प्रकार कोई एडवांस पैसा मिल जाता है तो हमारा अनएक्रूड मतलब अभी मैंने कमाया ही नहीं, पहले पैसा मिल गया। ध्यान रखिएगा। आइए इसको भी हम लोग समझते हैं, फिर वही ड्यूरेशन लोग लेते हैं 12 महीने का। 1 अप्रैल से 31 मार्च
इस बार क्या हुआ, मेरे पास 5 बच्चे आए, ये A, B, C, D और E। मान लीजिए A का मैंने फीस लगा दिया 8,000 रुपया, इनका 10,000 रुपया, इनका 15,000 रुपया, इनका 12,000 रुपया, और इससे ई से मुझे 10,000 रुपया। मैंने सबका फीस A, B, C, D और E का मैंने सबका फीस बता दिया। मैंने कहा इस बार ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, इस बार पहले आपको पैसा जमा करना होगा, तब मैं आपको क्लासेस स्टार्ट करूंगा। क्या भरोसा तुम भाग जाओ, मेरा पैसा बैड डेप्थ हो जाता है, नहीं मिल पाता हो, तो ऐसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सभी बच्चे तैयार हो गए, कहें ठीक सर मैं पहले पैसा आपको रिसीव करा दे रहा हूँ, इस बार पहले पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं। तो A से मुझे पैसा मिल गया, B से मिल गया, C से मिल गया, D से मिल गया और E से भी मुझे पैसा पूरा का पूरा मिल गया। पूरा का पूरा मुझे पैसा इन 500 व्यक्ति से, 500 स्टूडेंटों से मुझे पैसा मिल गया। लेकिन मैंने जब इनका सिलेबस देखा A, B, C और D, E का, तो A और B का जो सिलेबस आपका था वो 12वीं का था। मैंने कहा ठीक है भाई आपको पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जो E जो आपका स्टूडेंट है बहुत छोटा सा बच्चा है, ये हाई स्कूल लेवल का बच्चा है। अब मेरे पास आप 12वीं में कॉमर्स में अकाउंट पढ़ने के लिए, मैंने कहा तुम तो भाई हाई स्कूल में हो, तुम्हें मैं कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि है ही नहीं, हाई स्कूल लेवल पे कॉमर्स है ही नहीं है, क्या करें, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। लेकिन मैंने इसी से ध्यान रखिएगा, मैंने इससे पैसा पहले वसूल कर चुका हूं। मैंने क्या किया, इन सभी व्यक्तियों को, इन सभी स्टूडेंटों को A, B, C और D को मैंने पूरा का पूरा इनका कोर्स कंप्लीट करके इनको पढ़ा दिया। मैंने E से कहा कि कोई बात नहीं, तुम अगले साल आना, जब तुम 11 में पहुंच जाओगे या 12 में चले जाओगे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी हाई स्कूल में कॉमर्स नहीं है। इसने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पैसा तो दे दो, मेरा जो 10,000 रुपया आपने पैसा ले चुके हो पैसा दे दो। मैंने कहा ना बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपका पैसा वापस नहीं करूंगा। अगले बार जब आप आना, हाई स्कूल पास होकर 11वीं में आना, तो मेरे पास अकाउंट पढ़ लेना, पैसा नहीं दूंगा भाई, मेरे पास लक्ष्मी जी आ गई, मैं इसको पैसा वापस नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पैसा वापस नहीं करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने तो वास्तव में A को, B को, C को, D को पढ़ाया, क्या मैंने E को पढ़ाया, क्या मैंने E को सर्विस रेंड किया, नहीं किया। तो ध्यान रखिए, ये जो चारों व्यक्तियों से, जो चारों स्टूडेंट मेरे हैं, इनसे मुझे पैसा तो मिल गया, ये जो पैसा मुझे मिला ये भी पैसा मुझे मिल गया, लेकिन ये एडवांस के रूप में होगा मेरे पास, एडवांस के रूप में मेरे पास ये एडवांस कैश रिसीप्ट मेरे पास। तो अब जोड़ लेते हैं, तो 8, 10, 18, 12, ये हो गया आपका कितना, 45,000 रुपया। और ये भी तो मेरा पैसा हो गया, ये भी तो मुझे 10,000 मिला। लेकिन ये पैसा जो मुझे 10,000 रुपया एडवांस के रूप में ए से मिला, ये मेरा ऑब्लाइजेशन हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, मेरी दायित्व बन गई कि अगले साल जब ई आएगा तो मुझे पढ़ाना होगा, या देखा जाएगा कि मुझे पैसा लौटाना होगा, या इसके लिए सॉरी इसके लिए मुझे कोई काम करना होगा, या इसके लिए मुझे इसको ये करना होगा, इसके बदले में ये करना होगा, वो बात की बात देखा जाएगा। लेकिन अभी ये मुझे 10,000 रुपया एडवांस के रूप में मुझे पैसा मिल गया, तो ये मेरा पैसा जो 10,000 है, ये मेरा क्या है, अनएक्रूड है, जो मैंने वास्तव में अभी कमाया ही नहीं, क्योंकि कमाएंगे तब जब सर्विस रेंड होगा, तब जब सर्विस रेंडेड होगा, तब सर्विस रेंडेड के रूप में मैंने सिर्फ ए को, बी को, सी को और डी को 4 स्टूडेंटों को पढ़ाया है। हमने ए को भाई पढ़ाया नहीं है, सर्विस रेंड ही नहीं किया है, मैंने उससे पैसा रिसीव कर लिया है, तो ये 10,000 रुपये मेरा क्या मान लिया जाएगा, एडवांस मेरा फीस हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एडवांस फीस हो गया। आज न तो कल मुझे ये लायबिलिटीज, ये मेरी दायित्व मुझे पे करना होगा, दायित्व मुझे भुगतान करना होगा, वापस करना भी पड़ सकता है, या और कोई बात होगी इसके बदले मुझे ये करना होगा, बात की बात देखा जाएगा। यही कारण है कि जो भी पैसा आपको एडवांस के रूप में मिलेगा वो हमारा क्या बन जाता है, लायबिलिटीज। जो पैसा मुझे भविष्य में मिलना है उस पर मेरा अधिकार हो जाता है कि मुझे उससे वसूल करना है, मुझे प्राप्त करना है, उसका मुझे अधिकार होता है, इसलिए वो मेरा क्या है, एसेट्स है, वो हमारा एक्रूड इनकम हो गया। कमा तो लिए लेकिन मिला नहीं है। और इसमें उसी का ठीक उल्टा है, अभी मैंने कमाया ही नहीं,
लेकिन पैसा पहले मिल गया है, तो ये मेरा बिकम ए लायबिलिटीज हो जाती है, जो मुझे आज न तो कल मुझे पे करना है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, ध्यान रखिएगा, कैपिटल, अगला जो आपका जो वर्ड आपका है, मैंने आपका 2-3 वर्डों पर हम लोग, एक तो हमारा हो गया है रेवेन्यू रिसीव्ड इनकम पे, और दूसरा हमारा कैपिटल, और तीसरा हमारा लायबिलिटीज के बारे में। हाँ, ये अलग बात है कि मैं आपको कैपिटल और लायबिलिटीज के बारे में पहले बता दिया हूं, लेकिन आज जो आपको इन डेप्थ में आपको उसमें समझाऊंगा कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। ध्यान रखिए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। मालिक के द्वारा जो भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो हमारा कैपिटल कहलाएगा, और बाहरी व्यक्ति ओनर के अलावा जो भी पैसा आपके फर्म में, आपके बिजनेस में जो भी पैसा बाहरी व्यक्ति आउटसाइडर ने दिया है वो हमारा लायबिलिटीज होगा, वो हमारा क्या माना जाएगा, लायबिलिटीज। इन दोनों बातों को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल का सहारा लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक मैं यहां पर बैलेंस शीट बना रहा हूं। आप कहोगे सर ये क्या होता है, अभी तो आप बताया नहीं बैलेंस शीट। घबराइए ना, बिल्कुल आपको हम आगे बताएंगे बैलेंस शीट क्या होता है। बस आज सिर्फ यही जान लो, कि बैलेंस शीट एक ऐसा समझ लीजिए रिकॉर्ड है जहां पर बिजनेस में जो भी संपत्ति है, जो भी वस्तु है, उसको यहां पर हम लोग एसेट्स के नाम से दिखाएंगे, और जो भी दायित्व होता है जिसको हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं, इसको हम लोग यहां दिखाते हैं। संपत्ति दायित्व तो मैंने बता दिया था, संपत्ति जो होगा उसको इधर दिखाएंगे, दायित्व इधर दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक ओनर है मिस्टर यक्स, मान लीजिए मिस्टर यक्स एक आपके ओनर है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कुल 5 लाख रुपया लगाया। तो ध्यान रखिए, अकाउंट जो हमारा है, अकाउंट में जो दोहरा लेखा प्रणाली, जो डुअल एंट्री सिस्टम को कहता है, वह हमारा क्या है, एक्रूअल बेस पर आधारित है, और साथ साथ उसमें करा है, उसके दो रूप होते हैं। एक तो बिजनेस में क्या आया क्या गया उसका रिकॉर्ड, और दूसरा बिजनेस में आया या गया उसका रीजन, उसका वजह क्या है, उसका कारण क्या है, वो क्यों आया, उसका रिकॉर्ड करना। दोहरा आपका जो लेखा प्रणाली है उसमें ये बताता है कि बिजनेस में क्या आया क्या गया उसका रिकॉर्ड, और ये क्यों आया, किस लिए आया, इसका रिकॉर्ड करना हमारा कहलाता है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली डुअल पर आधारित है, कि इसमें करा है कि जो चीज आया, तो बिजनेस मिस्टर एक्स बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाया। बिजनेस में जब लगाएंगे भाई पैसा या कोई वस्तु लगाए होंगे, तो ये 5 लाख रुपया आ गया, आप यहां पर 5 लाख रुपए का रिकॉर्ड कर देंगे। अब अकाउंट आपसे पूछेगा कि ये 5 लाख रुपए आया तो क्यों आया, बिजनेस में अगर 5 लाख रुपया आया तो क्यों आया। ध्यान रखिएगा, जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा वो बिजनेस का किया जाता है, न कि बिजनेस के ओनर का किया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए भविष्य में आप टाटा कंपनी में बतौर एक अकाउंटेंट की पोस्टिंग आपकी हो जाती है, तो आप मुझे बताइए, टाटा कंपनी में जब जाएंगे अकाउंटिंग करने के लिए, तो आप टाटा कंपनी के खातों की जांच करेंगे या अकाउंटिंग का काम करेंगे, कि मिस्टर जो इसके ओनर रतन टाटा का काम करेंगे। आप कहेंगे नहीं सर, हम टाटा कंपनी के लिए काम करेंगे। तो बिजनेस में एक सेपरेट इंटाइटिटी कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि ओनर का अस्तित्व अलग होता है, बिजनेस का अलग होता है। तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन किया जाएगा हम बिजनेस में लिखेंगे, न कि रतन टाटा के पर्सनल मैटर से। जो बिजनेस होगा सिर्फ बिजनेस में लिखेंगे। तो बिजनेस में ये जो 5 लाख रुपए आया, तो अकाउंट पूछेगा आपसे बिजनेस में ये 5 लाख आया तो क्या आया, तो आप कहोगे ये पैसा आया, मिस्टर यक्स ने पैसा दिया। तो ध्यान रखिएगा, ओनर को अकाउंट में कुछ सम्मान, कुछ रिस्पेक्ट दिया जाता है। जैसे हम लोग पापा को पापा के नाम से कहते हैं, ना कि पापा को उनके नाम से बुलाते हैं। पापा को पापा के नाम से हम लोग बुलाते हैं, उनके नाम से नहीं बुलाते, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो वैसे भी बिजनेस में भी जो भी इसका ओनर होगा, ओनर को मिस्टर यक्स के नाम से नहीं लिखाएंगे, बल्कि यहाँ पर हम लोग इसको एक सम्मान पूर्वक वर्क जो आपका है वो है कैपिटल के रूप में दिखाएंगे। ये कितना, 5 लाख रुपया। आगे बताएंगे बैलेंस शीट का जो दोनों पक्ष है, लायबिलिटीज और एसेट, दोनों हमेशा बराबर होता है। क्यों बराबर होता है वो भी आपको आगे बताएंगे आपको। तो ये बिजनेस दोहरा लिखा पढ़ लिखा है कि ये भाई ये 5 लाख तो आया, तो कहेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर ने दिया 5 लाख आया। तो क्यों आया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर ने 5 लाख रुपया दे दिया। अगर मान लीजिए भविष्य में बिजनेस को फिर पैसे की जरूरत पड़ गई, मिस्टर एक्स 2 लाख रुपया और देते हैं, तो 2 लाख यहाँ पे आपका कैश और बढ़ जाएगा।
आप यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, 2 लाख कैश आपका और बढ़ गया। कैपिटल ग्रुप में भी आप यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ बार बार कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार में आप यहाँ पे अमाउंट में करके बढ़ा देंगे, 5 2 7 लाख हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर भविष्य में कभी पैसे की और जरूरत पड़ गई और ओनर मिस्टर यक्स कहते हैं कि मेरे पास ये जो मिस्टर यक्स आपके हैं ये कह रहे हैं मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अब बताइए बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा। तो वह किसी व्यक्ति से, किसी दोस्त से, अपने रिलेटिव से पैसा लेते हैं, या फिर नहीं मिलता है तो बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से जब जाएंगे, बैंक के पास लोन नहीं लेंगे तो बैंक क्या देगा, लोन में क्या देगा? अरे लोन में सीधी सी बात है पैसा ही देगा। फिर पैसा आया, फिर आपने मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए बिजनेस को और जरूरत थी, आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन और ले लिया, तो ये पैसा आया तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये 5 लाख आया इसको भी हम लोग कैपिटल ग्रुप में दिखा दे, नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये पैसा मिस्टर एक्स ने नहीं दिया है, बल्कि कौन दिया है, जो व्यक्ति दिया है उसका नाम। तो आपको ये बैंक लोन के रूप में मिला है, ये बैंक लोन आउटसाइडर हुआ। जो पैसा ओनर देगा वो तो हमारा हो गया कैपिटल, क्योंकि मालिक ने दिया है। जो भी पैसा बाहरी व्यक्ति, दोस्त मित्र रिलेटिव जो भी होते हैं या बैंक होता है वो देगा, हमारा क्या हो जाएगा, बैंक लोन 5 लाख, और यही बैंक लोन हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको यहाँ पर 2 वर्ड समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कैपिटल और लायबिलिटीज। ओनर जो भी पैसा देगा उसको हम लोग कैपिटल के रूप में दिखाएंगे, जो बाहरी व्यक्ति पैसा देंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, बैंक लोन के रूप में दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए अब आपके पास ओवरऑल 5 लाख, 2 लाख और 5 लाख 12 लाख हो गया। इस 12 लाख में मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीद लिया, आपने 10 लाख का आपने बिल्डिंग खरीद लिया, तो 10 लाख का आपका बिल्डिंग हो गया। अब सीधी सी बात, जब बिल्डिंग खरीदेंगे तो आपका पैसा जाएगा, आपके पास पैसा गया, तो अब आपका कैश घट जाएगा। ये देखिए जो आपका कैश है, अब ये पैसा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पैसा आपका घट जाएगा। जो यहां टोटल आपका 12 लाख था ये घट जाएगा, 10 लाख का आपका बिल्डिंग हो जाएगा। तो आपका वास्तव में जो कैश बचेगा वह सिर्फ 2 लाख रहेगा, और बिल्डिंग के रूप में आपके पास 10 लाख का और आ गया। तो ये आपका हो गया 12 लाख, इधर भी हो गया, और उधर तो भाई उसमें कोई चेंजिंग नहीं था। कैपिटल के रूप में आपके पास क्या था, 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख आपके पास कैपिटल था, और आपने बैंक से लोन ले लिया था कितना, 5 लाख। तो ये भी आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, 12 लाख आपका ये भी हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों बराबर रहते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों बातें जो मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया, कैपिटल और लायबिलिटी दोनों बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार कोई आपको बात न समझ में आई हो, या किसी और महत्वपूर्ण शब्दावली पर अगर आप बात जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, थैंक यू।